So, dear students, beta, in today's class, beta, we are going to solve the May June 2025 पेपर 2, जिसमें हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया था बच्चों के साथ जब मैंने पेपर शेयर किया था। बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू पावर रिसोर्सेज। ज्योग्राफी के पेपर में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन। हम चाहे तो 1 2 3 अटेम्प्ट कर लें, 3 4 5 अटेम्प्ट कर लें, 2 3 4 अटेम्प्ट कर लें। टोटली डिपेंड होता है कि हम जिस तरह चाहें बेटा, जो क्वेश्चन चाहे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरा बेटा, ठीक है। रिपीटिंग बेटा, देर इज नथिंग कंपल्सरी। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, अब पूरा पेपर को बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। कभी कभार जल्दबाजी में हमें पहला ही क्वेश्चन ऐसे चैप्टर का दिख जाता है कि जो हमें अच्छा आता है तो हम उसको कर लेते हैं। हालांकि दूसरा क्वेश्चन उससे बेटर आता होता है, या फिर फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें और अच्छा आता होता है। फिर हम बाद में जाके बेटा काटम पीटी करते हैं, और इसका कोई जो है वो एक तो टाइम वेस्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो, और भी हम पेपर प्रोटोकॉल पे बात करेंगे। स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी फिगर 3.1, अ मैप शोइंग सिलेक्टेड थर्मल पावर स्टेशंस इन साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। क्या शो किया जा रहा है मेरा बेटा? थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर? सिर्फ साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, क्योंकि हमें मैप ही बहुत लिमिटेड दिया गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कीज हमारे पास ये है। डॉट जो है वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिवर और थर्मल पावर स्टेशन बेटा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो हमसे क्या पूछने जा रहे हैं। सबसे पहले वो हमसे पूछते हैं कि यूजिंग फिगर 3.1 ओनली आइडेंटिफाई द सिटी दैट इज लोकेटेड क्लोज टू अ थर्मल पावर स्टेशन इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या कह रहे हैं बेटा? आइडेंटिफाई करें सिटी को जो कि लोकेटेड है कहां पर? क्लोज टू अ थर्मल पावर स्टेशन। और किस डायरेक्शन में? वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें एक ही थर्मल पावर स्टेशन नजर आ रहे हैं, तो क्या आंसर हो गया? क्वेटा हो गया बेटा। बहुत ही आसान तरीके से हमने लिख दिया क्वेटा, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस लोकेटेड इन सिंध। नंबर्स बताने बेटा, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए टोटल? 6 बेटा। हमने नीचे लाके लिख दिया 6। कितना सिंपल था बेटा। हमें यही छोटे मोटे काम करने के मिल गए भाई 2 मार्क्स। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमसे कहा जा रहा है कि यूजिंग फिगर 3.1 ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है फ्री के मार्क्स। फ्री के मार्क्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आंसर है हम सोर्स से देख के करेंगे, उस पिक्चर की मदद से करेंगे बेटा, ग्राफ की मदद, सॉरी, मैप की मदद से करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको एक तरीका बताया था। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है 3, और जब आप मार्किंग स्कीम देखते हैं तो वो लिखा होता है 3 at 1। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज meant बाय दिस 3 at the rate 1, 4 at the rate 1? इसका मतलब होता है बेटा कि आपको कोई 3 पॉइंट्स लिखने हैं। कोई 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और 1 पॉइंट इक्वल टू 1 मार्क है। समझ रहे हो इसकी बात को? अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी मार्किंग स्कीम रीड क्या करोगे, कि भाई जब भी ऐसा लिखा हुआ 3 at the rate 1, इसका मतलब है कि आपने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखी होती है? क्वांटिटी ऑफ द पॉइंट्स लिखा हुआ होता है, और यहां पर मार्क्स लिखे हुए होते हैं। 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स, 1 पॉइंट 1 मार्क, 2.2 मार्क्स, ठीक है बेटा। अब हमें तीन बातें लिखनी है। सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि आप मैप में देखेंगे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल में, क्या डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है, इवन है या अनइवन है। आप बताएंगे सर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज अनइवन। अनइवन का मतलब होता है कि भाई हर जगह पर अलग अलग क्वांटिटी है। जैसे कि सबसे ज्यादा सिंध में है, फिर पंजाब में है, और फिर बलूचिस्तान में है, और केपीके में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है बेटा। सिंध में आपके पास 6 थर्मल पावर स्टेशन आ गए, ठीक है। पंजाब में 5 आ गए, और बलूचिस्तान में आपके पास 3 आ गए। तो मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, द थर्मल पावर स्टेशन आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला पॉइंट, थर्मल पावर stations are unevenly distributed in the southern and western Pakistan.
इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान बेटा। और यहां पर सक्सेसफुली आपको 1 मार्क आपका मिल गया बेटा। ठीक है। फिर आपने देखा कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आती है, सिंध में। तो आप लिख सकते हैं डेंस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं डेंस डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूं तो ये डेंस ही लिखना है, मोर। ठीक है। लार्ज नंबर, ऐसे भी आप कह सकते हैं मोर थर्मल पावर स्टेशंस, लार्ज नंबर ऑफ पावर स्टेशंस, मोर क्वांटिटी ऑफ द थर्मल पावर स्टेशंस, dense distribution in the province of Sindh. You can simply name the province, or you can simply say that साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिंध कहां पर लाई करता है बेटा, सिंध लाई करता है पाकिस्तान के साउथ में एंड ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान बेटा। ठीक है। यहां पर सिक्योर हो गया आपका दूसरा पॉइंट, दूसरा मार्क सिक्योर हो गया। फिर आप कहेंगे मोरोवर लेस डिस्ट्रीब्यूशन, मोरोवर लेस डिस्ट्रीब्यूशन, या लेस क्वांटिटी, या लेस नंबर। ठीक है। कहां पर है बेटा, इन द प्रोविंस ऑफ, इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है बेटा, इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। तो कैम्ब्रिज को आपसे 3 पॉइंट्स चाहिए थे और वो 3 पॉइंट्स आपने सक्सेसफुली उसको बना के दे दिए। सो हेयर यू कैन गेट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट इफ वी राइट दे आर स्कैटर्ड ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। बेटा, ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान कहना थोड़ा सा अच्छा वर्ड नहीं होगा। क्यों? देखा, क्योंकि पूरा का पूरा मैप तो गिवन ही नहीं है ना। अगर हम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान कहेंगे इसका मतलब है कि हम पूरे मैप की बात करें, और हमें क्वेश्चन में ही पूरा मैप नहीं गिवन है, सिर्फ साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। तो कोशिश करनी है कि हमने यही वर्ड यूज करने हैं। हाँ, अगर 3 से ज्यादा लिख देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बच्चे का कंसर्न है, अगर हम 3 से ज्यादा पॉइंट लिखेंगे तो क्या कैमरे सबको कैंसिल कर देगा? द आंसर इज नो मेरा बेटा। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे या 10 लिखेंगे, कैम्ब्रिज को अगर 3 पॉइंट्स आपके मिल गए तो वो सीधा बेटा आपको 3 मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। वो कभी भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, किस किस्म के क्वेश्चंस में अगर हम जरूरत से ज्यादा कुछ काम करेंगे तो फिर वो जीरो हो जाएगा बेटा। जैसे कि बेटा हमसे कहा गया है कि नेम एनी वन लोकेशन वेयर द कोल इज फाउंड, हमें सिर्फ एक लोकेशन का नाम देना है। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा मच कोल्ड फील्ड। ठीक है, या मैं थर का एरिया लिख सकता था, लेकिन मैंने अब होशियारी कर दी, मैंने थर के बाद लिख दिया। मैंने पंजाब की सुई का एरिया भी लिख दिया, मैंने कहा क्या पता गैस के साथ कोल भी मिल जाए। ठीक है। फिर मैंने नॉर्दर्न एरिया का बेटा मकरवाल लिख दिया। ठीक है। फिर मैंने ऐसे कुछ एरियाज लिख दिए जहां पर कोल नहीं है, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, अब मेरा बेटा ये वाली डायग्राम जो हम 3600 मरतबा पावर स्टेशन चैप्टर पढ़ते हुए देख चुके हैं बेटा, वो हमारे सामने दोबारा से आ चुकी है। क्या पूछा जा रहा है? स्टडी फिगर 3.2, डायग्राम ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन। कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन बहुत दफा पढ़ी हमने। कहोगे तो पिक्चर दिखा दूं, क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग क्या कवर कर रहे थे, इसकी पिक्चर देख लेंगे बाद में। चलो अभी हम यहां पर लिख लेते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, दैट इज आवर कूलिंग टावर। ये क्या है? कूलिंग टावर है बेटा। और फिर ये हमारे पास क्या है मेरा बेटा, बताइएगा। सेकंड पॉइंट पे मैं क्या चीज लिखूंगा मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी से आंसर करना है, कोई और एडिशनल बात यहां पर नहीं करनी है मेरा बेटा। ठीक है। चलो भाई, दूसरे में हमारे पास ऑब्वियसली यहां पर फायर यूज हो रही है, तो क्या होगा मेरा बेटा, इट विल बी बॉयलर। ठीक है। तीसरे नंबर पे स्टीम जाती है, किसको हिट करती है, बहुत दफा पढ़ा है, टरबाइन। टरबाइन के बाद सर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है, दोबारा यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है, जनरेटर में। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके आगे हमें हमसे कुछ पूछा नहीं गया है, तो हमने यहाँ पर सिंपली इसको आंसर कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक के करेक्ट हो गया मेरा बेटा। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो मेरा बच्चा? एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन। आगे बढ़ जाते हैं। सर सीआई में पिक्चर प्रिंटेड होती है, यार कैसी बात कर रहे हो, ये सीआई का ही एग्जैक्ट पेपर है जो आपके सामने है। ठीक है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि सीआई में कैसी पिक्चर आएगी, बस जो भी पिक्चर आएगी इट विल बी प्रॉपर एचडी पिक्चर, और अगर कलर उसकी होगी तो कलर रिक्वायर्ड होगी तो कलर देंगे आपको। ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज माइंड इन एन ओपन कास्ट माइन।
बार बार हमने थ्री टाइप ऑफ माइनिंग्स को पढ़ा, ओपन कास्ट, एडेड, शाफ्ट। एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आ गया। क्या बताया था मैंने ड्यूरिंग लेक्चर के कैम्ब्रिज कैन गिव यू अ पिक्चर ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग और सिंपली आस्क यू कि भाई यहां पर माइनिंग कैसे होती है। अच्छा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहां पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं कि यू शुड डेवलप योर आंसर मेरा बेटा। ठीक है, डन। अब होता क्या है मेरा बेटा कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम वैलिड देते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे मेरा बेटा। ठीक है, चलो भाई। अब मैं ये कहता हूं कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। ठीक है, वेजिटेशन को रिमूव करेंगे। जो टॉप ऑफ द सरफेस है, टॉप सॉइल को रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर बिल्डोजर्स की मदद से हम सरफेस को डग करेंगे बेटा। राइट, फिर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ड्रिल्स एंड शोवल्स बेटा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर उस इस चीज को डंप करेंगे ट्रक्स के अंदर। चलो मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। सबसे पहले हम कहेंगे बेटा कि वेजिटेशन या, अच्छा, वेजिटेशन एंड टॉप सॉइल रिमूव। ठीक है मेरा बेटा। या फिर हम सिंपल एक और वर्ड भी कह सकते हैं मेरा बेटा, डिफॉरेस्टेशन कैन बी डन। डिफॉरेस्टेशन विल बी डन, नॉट कैन बी डन, विल बी डन। ठीक है, डन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा सर, दूसरा पॉइंट होगा मेरा बेटा, दूसरा पॉइंट होगा मेरा बेटा जिसमें हम ये कहेंगे कि लार्ज डगिंग या लार्ज एरिया डग बाय द हेल्प बाय द हेल्प ऑफ बुलडोजर्स। ठीक है, या फिर आप कोई भी मशीन की बात कर सकते हैं, मशीनरी कह सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली उसका नाम दे दो। ठीक है बेटा। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कोल इज एक्सट्रैक्टेड किसकी मदद से मेरा बेटा, बाय यूजिंग बाय यूजिंग ड्रिल्स। ठीक है, और शोवल। ठीक है, शोवल क्या होता है मेरा बेटा, बताया था मैंने। ये देखो, दिस इज कॉल्ड शोवल। और पिक क्या होती है बेटा, पिक एंड शोवल मेथड। ठीक है, बताया था मैंने, पिक एंड शोवल मेथड इसको कहते हैं। इस पिक से हम क्या करते हैं बेटा, मिनरल्स को ब्रेक करते हैं और शोवल से कलेक्ट करते हैं। ये भी एक तरीका है। या फिर हम हैवी मशीनरी यूज कर लेंगे, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ माइनिंग। लार्ज स्केल है तो मशीनरी यूज होगी, स्मॉल स्केल है तो सारा काम मैनुअली होगा बेटा। ठीक है, फिर हम ये कहेंगे, अच्छा, मिनरल के बजाय हम कह सकते हैं कोल इज डंप इन ट्रक्स। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट डस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द माइंस कह सकते हैं। तो बेटा ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 के 4 ही आपने लिखने हैं। ओनली यू कैन राइट 2 पॉइंट्स। अब इसमें से आप कोई से भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे, यू विल एंडेड अप विद द 2 मार्क्स। ठीक है, और देखो मैंने कोई बहुत इलेबरेट नहीं किया है इस क्वेश्चन को, सिंपली मैंने अनडेवलप करके आंसर को बता दिया बेटा। तो ये इजी था बेटा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरा बेटा। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये चीज क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरा बेटा। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट इज वन फैक्टर। अच्छा देखो, अब मुझे जो चीज लगती है ना, या आपने भी नोट की होगी, अब तक कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि जो हम जिसके बारे में कहे कि यार ये चीज तो हमने कभी जिंदगी में नहीं की है ना। हमें वही चीजें पूछी जा रही हैं जो हमने 3600 बार बेटा क्लास में पढ़ी है। बस फर्क ये है बेटा कि उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो, कॉस्ट इज वन फैक्टर, cost is one factor that can affect the availability of electricity. ठीक है, state 3 other factors that can affect the availability of electricity in Pakistan. अब मैं बताऊं तुम्हें, देखो यहां से हमें कैम्ब्रिज की मेंटालिटी पता लग रही है कि वो ये काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं रीसेंट पास पेपर्स के अंदर, कि अगर उसको आपसे किसी चीज के बारे में 3 फैक्टर्स पूछने। गौर से सुनो मेरी बात, कि अभी हमें कैम्ब्रिज की मेंटालिटी के बारे में क्या पता लग रहा है, कि अगर उसको कोई चीज के 3 फैक्टर्स पूछने तो वो उसमें से एक दे के खुद आपको उसके बारे में रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा आपसे 2 पूछता है। बेटा ये एक ऐसा तरीका होता है पूछने का जिससे बंदा थोड़ा सा ना
स्टॉप हो जाता है उस जगह पर, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये तो मेरा ऑप्शन तो मुझे यही आता था और कैम्ब्रिज ने दे दिया। याद करें सारे दी एकेडमी वाले बच्चे के, मैंने जब एक ग्रैंड टेस्ट लिया था तो उसमें फिशिंग के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया था कि भाई अदर देन द डाइट, खाने के अलावा फिशिंग के और तरीके बताओ। वो यही मेंटालिटी है बेटा, ठीक है। अब मेरा बेटा कॉस्ट को हटा दो कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव की बात नहीं कर सकते, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स है मेरा बेटा जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं बेटा शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है भाई, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें आप फॉसिल फ्यूल्स कह सकते हैं मेरा बेटा, ठीक है, जिसमें आप ऑयल की बात कर सकते हैं, गैस की बात कर सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा, ये सारी बातें कर सकते हैं, राइट। देन मेरा बेटा इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास और क्या फैक्टर होगा, वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, कुंडा शुंडा सिस्टम जो चल रहा होता है बेटा, ठीक है, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं मेरा बेटा, वी कैन टॉक अबाउट द पुअर मैनेजमेंट, ठीक है, नो प्रॉपर सप्लाई, नो प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं मेरा बेटा। तो मुझे जल्दी से बताना यहां तक के हो गया क्लियर। हाँ, नो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, कितना प्यारा पॉइंट है, ये भी लिख सकते हैं। अब मेरा बेटा हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, explain why the cost of some non-renewable power resources या power sources in Pakistan may increase, you should develop your answer। बात हो रही है नॉन रिन्यूएबल की, जिसमें हम कोल, ऑयल, गैस, यूरेनियम, इन सब की बात करेंगे बेटा, ठीक है। क्या पूछ रहे बेटा, why the cost of some non-renewable power sources in Pakistan may increase, क्यों इंक्रीज हो सकती है, और डेवलपमेंट का कहा गया है। देखो मेरा बेटा जब भी हमें ये चीज बोल दी जाएगी, यू शुड डेवलप योर आंसर, ठीक है, यू शुड डेवलप योर आंसर, जब भी ये बात कही जाएगी मेरा बेटा और 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो फिर हम ये नहीं करेंगे कि 4 ऐड 1, ये काम नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। फिर हमारे पॉइंट डेवलपमेंट क्या होगी बेटा, 1 और 2 फैक्टर प्लस डेवलपमेंट बेटा, ठीक है, 1 फैक्टर प्लस डेवलपमेंट और फिर 1 फैक्टर प्लस डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर हमने प्रॉपर डेवलप्ड आंसर देना है मेरा बेटा, ठीक हो गया। चलो, सबसे पहले हम कौन सा फैक्टर यहां पर कह सकते हैं मेरा बेटा, सबसे पहले तो देखो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है बेटा, एंड इट कैन रन आउट आफ्टर सम टाइम बेटा। और फिर जब हमारे पास कोई चीज रन आउट हो जाएगी, आपको पता है फिर हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट हमेशा हमारे लिए नेगेटिव होती है, और खास तौर पे इन चीजों की इंपोर्ट तो बेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और हमारी करेंसी वीक है। चलो अगर हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग होती और हम किसी ऐसी कंट्री से ले रहे हैं जिसकी करेंसी वीकर है, तो फिर हमें इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि रुपी काफी वीकन है, जो इसकी वैल्यू है वो कम है, तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं मेरा बच्चा, यहां पर हम ये अपनी पहली एक्सप्लेनेशन, डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, और वो क्या होगी बेटा, आवर लोकल रिसोर्सेस will run out after some time, so we have to so we have to import oil or coal from other countries, from other countries, ठीक है, फ्रॉम अदर कंट्रीज, साथ ही साथ क्या कहेंगे, which can be a burden on economy, ठीक है, which can be a burden on economy मेरा बेटा, राइट। चलो, यहां तक डन हो गया बेटा।
चलो, एंड ऑल्सो मेक इट एक्सपेंसिव फॉर द पीपल, या एक्सपेंसिव टू यूज। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास यहां पर आ गया बेटा। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है मेरा बेटा? दूसरी चीज ये हो सकती है हमारे पास कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि देखो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं बेटा वो बल्की होती हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें हैवी व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ठीक है, तो हम ये वाली बात भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब मैं यहां पर लिखूंगा मोर ओवर, मोर ओवर fuel has to be transported, has to be transported from ports or mines, from ports or mines, ठीक है, to power station, to power stations, which can rise, which can rise fuel prices, ठीक है, which can rise fuel prices, ठीक है, and make it expensive। ठीक है बेटा, डन। कितना सिंपल था, बस हमने सिंपल इसमें करना क्या था, हमने डेवलपमेंट ऑफ द आंसर करनी थी। ठीक है, कैन दिस बी अ पॉइंट? क्या मतलब मेरा बेटा? लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसेसरीज। फिर इसको इलेबरेट करो बेटा, कोई भी पॉइंट अगर आप सजेस्ट कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि जिस तरह का क्वेश्चन हो उस तरह का आंसर दो। ठीक है, इलेबरेट करो ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बन जाए मेरा बेटा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, यहां तक की बात क्लियर हो गई। सर कैन वी टॉक अबाउट जोग्राफिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो? हाँ बहुत जबरदस्त यार, देखो एक और पॉइंट आ गया कि वी कैन टॉक अबाउट जोग्राफिकल, अच्छा जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ इस पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड कि किस तरह से आपका आंसर बनेगा। टोपोग्राफिकल कंडीशन पे भी बात कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ से जो टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट का वर्ड पता लगा कि टोपोग्राफिकल क्या चैलेंजेस है मेरा बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं मेरा बेटा जहां पर रिजर्व्स हैं, बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। या चलो सिक्योरिटी को हटा दो, टोपोग्राफी की बात कर दो। हैवी मशीनरी वहां पर लेके जाएंगे, उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन घूम फिर के वो फ्यूल पे बात आ गई बेटा। ठीक हो गया जी। चलो मेरा बेटा, अब रिन्यूएबल एनर्जी कितना सिंपल है बेटा। चलो, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेस विच कैन नॉट रन आउट। सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो किससे बनी है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस से, जो कि कभी खत्म नहीं होंगी। एग्जाम्पल, विंड की बात कर सकते हैं और सोलर की बात कर सकते हैं। ठीक है, हाइडल पावर की भी बात कर सकते हैं, राइट? अच्छा मेरे बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जो एक्सपेंसिव या चीपर, कोई ऐसी बात मत लिखना प्लीज, एक्सपेंसिव या चीपर की बात नहीं लिखना, टू द पॉइंट बात करना बेटा। अब क्या है मेरा बेटा? डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्स या जियोथर्मल सोर्सेज बेटा। अब जियोथर्मल का टॉपिक ऐसा था मेरे बेटा कि जिसको काफी इग्नोर किया गया था, लेकिन हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर किया था। तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले मेरा बेटा, हालांकि 2 मार्क्स के लिए है, 2 पॉइंट्स लिख देंगे, लेकिन मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूं जो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में कवर की थी। ठीक है, दिस वाज द डायग्राम जिसको हमने स्टडी किया था। अब मेरा बेटा जरा देखो कि ये जियोथर्मल काम कैसे करता है। अब जियोथर्मल में बेटा यहां पर हमारे पास एक पाइप इंसर्टेड है और यहां पर एक पाइप इंसर्टेड है। ठीक है बेटा, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के वी आर यूटिलाइजिंग द वाटर जो कि हमारे पास अंडरग्राउंड प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी सरफेस के नीचे जो वाटर प्रेजेंट है बेटा, हम उसको यूज करते हैं। अब वो हमारा वाटर हॉट कैसे हो रहा है, गर्म कैसे हो रहा है? ठीक है, वो इस तरह से गर्म हो रहा है मेरा बेटा कि क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है मैग्मा। क्या प्रेजेंट है मेरा बेटा? मैग्मा प्रेजेंट है। सर मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है मेरा बेटा? अगर मैं यहाँ पर वॉल्केनो बना दूं, ठीक है, तो जब हमारे पास मोल्टेन जो लिक्विड है वो अंडर द सरफेस होगा, इट विल कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, लेकिन जब वो इरप्ट हो जाएगा बेटा तो वो कहलाएगा लावा। ठीक है, लावा।
और मैग्मा में फर्क होता है मेरा बेटा, लावा और मैग्मा में फर्क होता है। तो इस मैग्मा की वजह से ऑटोमेटिकली जो हम वाटर ऊपर पुल कर रहे हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ द पाइप, वो ऑलरेडी हीट अप हो जाएगा। और इतना ज्यादा हीट अप हो जाएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद बेटा वो जाके हिट करेगा टरबाइन को, टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग। टरबाइन जैसी रोटेट होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे टू द रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है मेरा बेटा, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। लेकिन फिर सर ये क्या हो रहा है, ये वाले पाइप का क्या काम है बेटा? अब जो हमने वाटर को यूज कर लिया है, हमारा मेन काम तो स्टीम से टरबाइन को घुमाना था ना। वंस इट इज डन, फिर यहाँ पर कूलिंग टावर लगा हुआ है जिसपे कंडेंसेशन होगी। सर कंडेंसेशन क्या होती है बेटा? स्टीम हमारी जो है, जिससे हमारा काम हो चुका है, वो दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में बन के नीचे चली जाएगी। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो बेटा कि हम सिर्फ वाटर को यूज किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे और एक वक्त आया कि यहाँ पर वाटर ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है बेटा हमें। जैसे हम बाकी थर्मल पावर स्टेशन में भी कर रहे थे ना, हमने कूलिंग टावर लगाया बेटा, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक हो गया? मुझे जल्दी से एक दफा बता दो बेटा। तो नाउ बेटा वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। अब हम कोई भी दो पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट बेटा। ठीक है, चलो। अब हम पहला पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं मेरा बेटा कि वाटर सीप्स डीप अंडरग्राउंड। ठीक है, जो कुछ पढ़ा उसी को हम इंग्लिश में लिख देंगे। एंड इज हीटेड, एंड इज हीटेड बाय द मैग्मा। ठीक है, विच कन्वर्ट, एक मिनट, ये क्या लिख दिया हमने? विच कन्वर्ट वाटर इन स्टीम। ठीक है, डन, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्टीम रोटेट द टर्बाइन, स्टीम रोटेट द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आगे क्या पॉइंट लिख सकते हो? और ये कह सकते हो मेरा बेटा कि देन स्टीम इज कूल्ड या कंडेंस एंड बैक इनटू द वाटर, जो अभी हमने पिक्चर में देखा। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस टू द कंजम्पशन एरिया या रिक्वायर्ड एरिया। ये सिंपल सी हम बात कर सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा बेटा कंप्लीट डन। ठीक है भाई, डन हो गया। चलो, क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से पूछ लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, इसके बाद आप लोग जा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहां पर क्या है मेरा बेटा कि रीड द फॉलोइंग टू व्यूज। अच्छा, इसको हमें एक दफा और देख लेते हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू डील विद दिस। ठीक है, व्हाट इज द राइट वे टू डील विद दिस बेटा? रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट द वेज टू इंक्रीज रिन्यूएबल पावर जनरेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, क्वेश्चन पूरा का पूरा रिन्यूएबल से रिलेटेड है। ए में वो कहता है कि पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन स्मॉल स्केल पावर जनरेशन सच एज सोलर पैनल इन विलेजेस। दूसरा है पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन लार्ज स्केल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट सच एज हाइडल डैम्स। ठीक है भाई, हाइडल पावर, हाइडल पावर बेटा। ठीक है, इज इट क्लियर मेरा बेटा? अब देखो, दोनों में से हमें करना क्या होता है मेरा बच्चा? दोनों में से हमें यह करना होता है कि हम किसी एक से अग्री मोर करते हैं और दूसरे से हम अग्री लेस करते हैं। ठीक है, डन, अग्री मोर अग्री लेस। अगर मैं ए से अग्री कर रहा हूं मेरा बेटा, तो सिंपल तरीका यह है कि मेरा वन डेवलप्ड स्टेटमेंट होगा अग्रीइंग मोर से। अग्रीइंग मोर, अग्री मोर ए से, और प्लस एक रेलेवेंट एग्जाम्पल मैं दूंगा बेटा जो पाकिस्तान से रिलेट होगी। ठीक है, ये काम हो गया डन बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं दूसरी चीज लिखूंगा कि वन डेवलप्ड स्टेटमेंट दोबारा से मैं लिखूंगा, लेकिन अब किसके बारे में बेटा? अब मैं लेस अग्री करते हुए लिखूंगा बी से मेरा बेटा। और अगर मैं चाहूं तो एग्जाम्पल दे दूं, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल दे दी है तो मेरा काम हो चुका है बेटा। लेकिन हम कोशिश करेंगे यार इसकी भी एग्जाम्पल ले लें। और लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन।
लास्ट में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन मेरा बेटा। ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग मार्किंग स्कीम में भी जाके देखते हो तो कैम्ब्रिज यही बात कहता है कि हम उस बच्चे को 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स देते हैं जिसमें दोनों व्यूज डेवलप्ड हो, रेलेवेंट एग्जाम्पल हो, और इवैल्यूएशन हो या कंक्लूजन हो। सिंपल ये बात उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट में लिख दिया बेटा। ठीक है। अब आप अपने तौर पे मार्क्स डिवीजन करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, 1 मार्क एग्जाम्पल का और 1 मार्क इसका। ठीक है, अपनी आसानी के लिए ऐसे रख लो ताकि आप कभी भूलो नहीं बेटा। 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, 1 इसका, 1 इसका, दैट मेक्स योर 6 मार्क्स। ठीक है। तो अब मुझे बताओ जल्दी से मेरा बेटा, आप लोग बताओगे कि मैं किससे अग्री करूं किससे डिसअग्री करूं। चलो आप बोलो कि मैं ए से अग्री कर जाऊं, मतलब अग्री मोर और अग्री लेस। ठीक है। और बेटा इसमें आराम से 6 आउट ऑफ 6 मिलते हैं, इसमें कोई ऐसे वो हिस्ट्री वाले सीन नहीं है कि वो 14 आउट ऑफ 14 बहुत रेयर होते हैं। इसमें बेटा आराम से हंसते खेलते आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने प्रॉपर पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है बेटा। अच्छा, बड़े मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, बी के साथ आ गए, बी के साथ आ गए। चलो पॉइंट बी करते हैं। ठीक है। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि हम पॉइंट ए को ज्यादा फेवर कर देते हैं, लेकिन इस बार हम लोग करेंगे पॉइंट बी को फेवर बेटा। ठीक है। चलो, अब पॉइंट बी से रिलेटेड देखो हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जितना बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा हमारे पास बेटा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बहुत सिंपल है। जितना बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा हमारी सिटीज को, हमारे अर्बन एरिया को, हमारे रूरल एरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। ठीक है। दूसरी बात बेटा कि ये पॉल्यूशन का सोर्स भी नहीं है, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगी क्योंकि इसमें हम कोई फॉसिल फ्यूल बर्न डाउन ही नहीं कर रहे। तो क्या सर हम इसके लिए कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? चले हम इसकी स्टेटमेंट भी डेवलप कर देते हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है? बेटा एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो तरबेला डैम की हमारे पास, जो कि सबसे मैसिव डैम है पाकिस्तान का। ठीक है। तो एग्जाम्पल तो है हमारे पास। चलो भाई हम डेवलप करना शुरू करते हैं, हम अपना आंसर डेवलप करना शुरू करते हैं। चलो भाई, अब हम लोग लिखेंगे ग्रीन से अग्रीइंग मोर पॉइंट। ठीक है। आई अग्री मोर विद व्यू ए, सॉरी व्यू बी। ठीक है। आगे लिखेंगे लार्ज स्केल हाइडल पावर, लार्ज स्केल हाइडल पावर is very important, is very important because, क्यों बेटा? Because it can produce, it can produce huge amount, it can produce huge amount of electricity। ठीक है। which helps which helps to meet the need of big cities या फिर of urban areas। ठीक है। फुल स्टॉप। मोरोवर, एक और पॉइंट लिख देते हैं, मोरोवर इट इज अ क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है। पावर जनरेशन, ये हो गया हमारा पॉइंट डन बेटा। अब हम लिखने जा रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए हम कलर यूज कर लेते हैं कोई दूसरा बेटा। हम यूज कर लेते हैं ब्लू कलर। ठीक है। ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट लिख दें, तरबेला डैम, तरबेला डैम provides a large share of electricity। ठीक है। टू द टू द नेशनल ग्रिड। ठीक है। एंड हेल्प्स टू रिड्यूस लोड शेडिंग, एंड हेल्प्स टू
रिड्यूस लोड शेडिंग। अच्छा, जरूरी नहीं कि बेटा मैंने तरबेला की बात की है तो सब तरबेला की बात करें। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वारसा, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मंगला डैम, ठीक है, आप इनकी भी बात कर सकते हैं, या कोई भी डैम आपको ऐसा पता है, लेकिन मेक श्योर कि वो मल्टीपर्पज डैम होना चाहिए बेटा। ठीक है, डन हो गया, क्योंकि यहाँ पावर जनरेशन की बात है। अब सर इसमें बच्चा गलती क्या कर सकता है? मेरा बेटा इसमें बच्चा एक गलती ये कर सकता है कि जरा सा उसका ध्यान कहीं और तरफ गया, तो वो बेटा इस क्वेश्चन को टर्न कर सकता है स्टोरेज ऑफ वाटर के अंदर। देखो, क्योंकि बात तो डैम की हो रही है ना, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम बात भले से डैम की कर रहे हैं, लेकिन मेन कंसर्न इज आवर पावर जनरेशन। ठीक है, हम उससे नहीं हटेंगे। हमारा कोई अभी कंसर्न नहीं है कि वो वाटर सप्लाई करता है कि नहीं करता है, वो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा नहीं करेगा, डोमेस्टिक कमर्शियल में हेल्प करेगा नहीं करेगा, हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी हमारा सिर्फ लेना देना है पावर जनरेशन से, तो हम उस पर स्टक रहेंगे। और आपने एक चीज देखी बेटा कि मैंने कोई एडिशनल स्पेस को यूज नहीं किया, मैंने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आंसर बनाया है। अभी मैंने वन साइड आंसर बनाया है, अब मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा बेटा हाउ एवर, हाउ एवर agreeing less with view A, with view A। क्यों मेरा बेटा? क्योंकि देखो इस वजह से, क्योंकि ये स्मॉल पावर स्टेशन है, और स्मॉल पावर स्टेशन से जो सबसे कॉमन बात निकल के आएगी वो क्या होगी? स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन। ऐसे ही ना मेरा बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, तो यही बात हम यहां पर कर देंगे। मेरा बेटा आई रिस्पेक्ट द आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट, लेकिन मेरा बेटा आपको भी ये बात पता है कि मैं हर किसी का आंसर अगर पढ़ूंगा तो फिर ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी और बच्चों का वैल्यूएबल टाइम चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना आंसर बनाऊं, आप लोग उसके साथ टैली करते जाओ। ठीक है बेटा, सबके आंसर बहुत अच्छे हैं, सबके आंसर बहुत प्यारे हैं। व्यू ए, हाउएवर अग्रीइंग लेस विद व्यू ए, क्या कहेंगे बेटा? हम लिखेंगे स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पावर इज यूजफुल, बट, अब हम लगाएंगे यहां पर बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर फॉर व्हाट बेटा? फॉर लार्ज पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, राइट, फुल स्टॉप। मोरोवर, सोलर पैनल की बात हो रही है, मोरोवर इसकी एक और वीकनेस बता दोगे? मोरोवर इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट एंड एंड कैन नॉट बी फंक्शनल ड्यूरिंग व्हाट बेटा? पढ़ा था बेटा, ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। ठीक है मेरा बेटा, आपने इसका एक और जो है वो वीकनेस पॉइंट बता दी बेटा। राइट, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बेटा? एग्जाम्पल में आप मॉनसून की ही बात कर सकते थे। ठीक है, एक तो जिसे हमने पॉइंट में लिख ली, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे भी कंसिडर हो सकती है बेटा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो, ब्लू कलर से लिख रहा हूं बेटा, सोलर एनर्जी कैन ओनली सप्लाई पावर फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस and can mostly help in domestic work। ठीक है, डन हो गया मेरा बेटा। तो अब सर इसके बाद हमारे क्या आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं बेटा, अभी भी चांसेस है कि आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 मार्क्स मिले। चांसेस नहीं बल्कि श्योरिटी है। और एक चीज जो गायब है सर, वो क्या है सर जी? वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप सर ये बता देंगे, कंक्लूजन में कौन से कलर से लिखूं? कंक्लूजन हम लिख लेते हैं किसी दूसरे कलर से, हम पर्पल कलर यूज कर लेते हैं। हम लिखते हैं बेटा, अच्छा ये बहुत लाइट हो गया कलर, जल्दी जल्दी से लिखते हैं बेटा। हम ये लिखते हैं ओवरऑल, ओवरऑल आई अग्री मोर विद व्यू बी
बिकॉज अब शॉर्ट में बताएंगे बेटा, अब वो वाला पॉइंट हम रिपीट नहीं करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस इसको समराइज करके शॉर्ट में बता देंगे। व्यू बी, बिकॉज large hydel large hydel projects can generate more power and support entire country, ठीक है, as compared to small power stations, ठीक है, as compared to small power stations। ये हो गया हमारा आंसर डन। अब लकीली बेटा हमारा आंसर पूरे एरिया को यूटिलाइज करता हुआ आया है, इससे एडिशनल स्पेस हमारे आंसर ने यूज नहीं की है। अच्छा, इससे ये मतलब भी नहीं है बेटा कि आपने बिल्कुल आखिर तक अपना आंसर लेके जाना है। अगर इससे पहले आपका आंसर हो गया डन तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो हर बच्चे की राइटिंग अलग है, हर बच्चे का लिखने का तरीका अलग है। तो मेरी बात समझ आ रही है मेरा बेटा? क्लियर हो रही है बेटा? बिल्कुल बेटा, आप सबने बहुत आंसर्स दिए हैं और मैं इन सारे आंसर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ।